जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन में तो कानून और तर्क की बातें होती हैं, लेकिन रात होते ही डर का साया मंडराने लगता है। आज हम दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से जुड़ी एक ऐसी ही, कह सकते हैं, अजीब कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कहानी किसी पुराने खंडहर या वीरान हवेली की नहीं है, बल्कि न्याय के एक बिल्कुल मॉडर्न मंदिर की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां कुछ और ही जाग उठता है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में न्याय का एक मॉडर्न मंदिर भूतों का अड्डा हो सकता है? चलिए इस कहानी के हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि हुआ क्या, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिर कानून और लॉजिक की दुनिया में ऐसी कहानियां जन्म कैसे लेती हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमें इतना आकर्षित क्यों करती है। तो कहानी शुरू होती है एक अदालत से, और जैसा कि हर कहानी में होता है, इसकी भी एक खास जगह है और एक, कह सकते हैं, मुख्य किरदार। चलिए पहले सीन को सेट करते हैं। तो जगह है दिल्ली का कड़कड़दूमा कोर्ट। दिन के वक्त वकीलों और क्लाइंट्स से खचाखच भरा रहने वाला एक व्यस्त ऑफिस। और हमारे मुख्य किरदार है निखिल, जो सोर्स के मुताबिक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जाने माने और सफल वकील हैं। और देखिए, यही बात इस कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देती है। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा करियर ही लॉजिक और सबूतों पर टिका हो, जब वो ऐसी घटनाओं का सामना करता है, तो कहानी अपने आप में थोड़ी ज्यादा विश्वसनीय लगने लगती है ना? तो अब चलते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। वो रात जब एक बिल्कुल सामान्य सी रात एक डरावने सपने में बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी शहरी किंवदंती को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक चेतावनी से, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह। ऑफिस का चपरासी, जो शायद उस जगह के राज जानता है, वो निखिल को साफ साफ कहता है कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। लेकिन निखिल, जो कि एक तार्किक इंसान है, काम के दबाव में इस चेतावनी को बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। और बस यहीं से उस रात की डरावनी कहानी का पहला पन्ना पलटता है। अब देखिए कि ये घटनाएं कैसे एक एक करके सामने आती हैं। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने की एक क्लासिक तरकीब है। पहले तो एक छोटी अजीब सी बात होती है। निखिल के बगल वाला कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है और कुर्सी ऐसे हिलती है जैसे कोई आकर बैठा हो। चलो, हो सकता है कोई टेक्निकल गड़बड़ हो। लेकिन फिर पास वाले डेस्क पर कीबोर्ड से अपने आप टाइपिंग की आवाज आने लगती है। अब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। फिर निखिल को महसूस होता है कि कोई तेजी से उनके पास से गुजरा और एक कुर्सी खुद ब खुद उनकी तरफ लुढ़कती हुई आती है। और फिर तो जैसे ऑफिस में तूफान ही आ जाता है। लाइटें जलने बुझने लगती हैं, कुर्सियां, कीबोर्ड, सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। और आखिर में एक तेज सफेद रोशनी वाले साये से उनका सामना होता है, जो पहले तो सब शांत करता है, लेकिन फिर अपना असली भयानक रूप दिखाता है। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि शारीरिक हो जाता है। कहा जाता है कि उस चीज ने निखिल के चेहरे को छुआ, और वो स्पर्श ऐसा था जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो जिसने एक निशान तक छोड़ दिया। और विडंबना देखिए, अंत में निखिल की चीख सुनकर उन्हें बचाने कौन आता है? वही चपरासी जिसकी चेतावनी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। ये सुनने में तो वाकई एक बहुत डरावनी कहानी लगती है, लेकिन किसी भी दावे को सच मानने के लिए सबूत तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी को सच साबित करने के लिए क्या सबूत सामने रखे जाते हैं। तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक इंसान का व्यक्तिगत अनुभव बनकर नहीं रह गई, बल्कि अमन उजाला जैसे न्यूज़ चैनलों और प्लेटफॉर्म्स ने भी इस पर रिपोर्ट किया, वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि सोचिए, जब कोई कहानी अखबार या टीवी पर आ जाती है, तो लोगों की नज़र में उसे एक तरह की वैधता मिल जाती है, भले ही कोई ठोस सबूत हो या ना हो। और यहीं पर हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक है किसी कहानी या किंवदंती की रिपोर्टिंग करना। इसका मतलब है बस ये बताना कि हाँ, ऐसी एक कहानी लोग सुना रहे हैं या ये अफवाह चल रही है। इसमें दावे को सच साबित करना ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी तरफ है किसी तथ्य को सत्यापित करना। इसके लिए आपको सबूत चाहिए, जांच पड़ताल करनी होती है और दावों को सबूतों से अलग करना पड़ता है। तो असली सवाल यह है, मीडिया ने इस घटना के साथ क्या किया? क्या वो एक तथ्य सत्यापित कर रहे थे या सिर्फ एक फैलती हुई कहानी को रिपोर्ट कर रहे थे? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
किसी भी भूत की कहानी को दमदार बनाने के लिए सिर्फ डर काफी नहीं होता, एक मकसद भी चाहिए होता है। मतलब वो आत्मा आखिर बेचैन क्यों है? तो चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी घटना की वजह बताई जाती है, यानी भूत की मूल कहानी। तो कहानी में चपरासी के मुताबिक ये सब कुछ एक महिला की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसकी अदालत के पास ही हत्या कर दी गई थी ताकि वो गवाही न दे सके। और देखिए, यहीं पर कहानी को एक भावनात्मक एंगल मिल जाता है। अब ये सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, ये अन्याय की शिकार एक महिला की आत्मा है। और उसकी कहानी कहाँ से जुड़ी है? न्याय के मंदिर से, यानी कोर्ट से, वही जगह जहां उसे इंसाफ मिलना था। ये दुखद कहानी इसे सिर्फ डरावना नहीं बल्कि यादगार भी बना देती है। तो हमने कहानी के सारे टुकड़े देख लिए हैं, वकील का अनुभव, मीडिया की रिपोर्ट और भूत की दर्दनाक कहानी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सारे हिस्से मिलकर एक ऐसी किंवदंती कैसे बनाते हैं जो इतने सालों तक लोगों की जुबान पर रहती है? जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक दमदार आधुनिक भूत की कहानी की पूरी रेसिपी सामने आ जाती है। सोचिए, इसमें क्या क्या है। एक भरोसेमंद किरदार, यानी एक सफल वकील, एक जानी पहचानी सामान्य सी जगह, मतलब एक आधुनिक ऑफिस, धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर, एक दुखद और अनसुलझी पृष्ठभूमि, यानी वो गवाह जिसकी हत्या हो गई थी, और आखिर में इन सब पर मीडिया कवरेज और सबूत होने का दावा। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो विश्वसनीय भी लगती है और जिसे भूलना भी मुश्किल होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर एक कहानी इतनी शक्तिशाली कैसे बन जाती है? और शायद इसका जवाब इस बात में नहीं है कि कहानी सच है या झूठ। शायद इसकी असली ताकत इस बात में है कि इसे कितने अच्छे से बुना गया है। ये कहानी हमारे उस गहरे डर को छूती है कि क्या होगा अगर कोई अनजानी, अनसुलझी ताकत हमारी इस जानी पहचानी तर्कसंगत दुनिया में दाखिल हो जाए। और शायद यही डर किसी भी सबूत से ज्यादा ताकतवर होता है।